हम लोग आज कुछ वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच स्लोप इज y plus 2x and which passes through the origin। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि किसी कर्व का जो y इक्वल टू एफ एक्स है, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ dy बाई डी एक्स दिया हुआ है y प्लस 2x। अब हमें कर्व का इक्वेशन चाहिए, कैसे आएगा? यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करेंगे तो हमको y इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यह किस मेथड से सॉल्व होने वाला है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 y इज इक्वल टू 2x। यह सॉल्व होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि इसका फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उससे कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि p का वैल्यू है -1 और q का वैल्यू है 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dx। तो यह आ गया e टू द पावर -x। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हम जानते हैं होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ q क्या है? 2x। तो 2x इंटू e टू द पावर -x। अब इसे इंटीग्रेट करना है, हम 2 को बाहर कर दिए तो बचा x इंटू e टू द पावर -x dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट रूल यूज होता है। तो x है अलजेब्राइक और e टू द पावर -x है एक्सपोनेंशियल। तो हम क्या कहेंगे यहाँ? फर्स्ट फंक्शन किससे लिया जाए? फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक को लिया जाए। तो 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई -1 dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? y e टू द पावर -x इज इक्वल टू 2 -x e टू द पावर -x, और यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -x रहेगा। तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। अब हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू यह ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम x और y 0 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, और यहाँ e टू द पावर 0 1 बाई -1 प्लस c। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ ब्रैकेट में -1 आ रहा है, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो c इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड कर्व क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा y e टू द पावर -x इज इक्वल टू -2x e टू द पावर -x -2 e टू द पावर -x प्लस 2। अब अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ e टू द पावर -x से, तो रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 e टू द पावर x। तो पहले इसी टर्म को लिखते हैं, तो 2 e टू द पावर x, और यहाँ क्या बचेगा? -2x, और यहाँ क्या बचेगा? -2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फॉर आई कैप माइनस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें cos थीटा मिलता है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 4 इंटू 1 4, यहाँ तो 0 जे है तो 0 हो जाएगा, -4 इंटू 1 -4, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और उधर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। हम क्या देखते हैं? cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये 0 आ जाएगा। तो cos थीटा 0 हुआ, इससे थीटा कितना हो जाएगा? π/2। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा? साइन π/2 प्लस cos π/2। तो साइन π/2 1 और cos π/2 0। तो आंसर 1। Let A and B be two independent events if the probability that both A and B occur together is 1/6 and the probability that neither of them occurs is 1/3, then find the probability of occurrence of A। तो यहाँ में A और B के बारे में कहा हुआ है कि A इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हम जानते हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ बोथ ए एंड बी अकर टुगेदर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ, यह दिया हुआ है 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स। अब नाइदर ऑफ देम का क्या मतलब है? ए यूनियन बी, इसका डैश क्या है? 1/3। तो हमें फाइंड करना है पी ए। यहां से हमें पी ए यूनियन बी होल डैश 1/3 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए यूनियन बी होल डैश को 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यह है 1/3। तो यहां से पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, और पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, और पी ए इंटरसेक्शन भी क्या है? पी ए इंटरसेक्शन भी क्या है? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन भी 1/6 भी दिया हुआ है, राइट? तो हम यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी यूज करके पी ए प्लस पी बी निकाल सकते हैं, और पी ए इंटू पी बी मालूम है। उन दोनों के हेल्प से हमें निकलेगा क्या? यहाँ पर एक और काम किया जा सकता है। यहाँ हम लिखते हैं 1 बाय पी ए इंटरसेक्शन भी लिखना है, तो उसके जगह 1/6 हो जाएगा। तो हमें मिल गया पी ए प्लस पी बी, तो 2/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6,
और यहाँ हो जाएगा 4 + 1 5/6। ये हो गया PA + PB। और हमें क्या चाहिए, PA चाहिए। PA × PB मालूम है, PA × PB क्या है 1/6। तो PA - PB, PA - PB कितना हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर लिखें तो क्या लिखेंगे, PA + PB होल स्क्वायर, राइट, -4PA × PB। यहां से हमको PA - PB होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहां पर PA + PB ये वैल्यू कितना है 5/6, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 25/36 -4 × PA × PB, PA × PB, PA इंटरसेक्शन B = 1/6। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 से 3 और 2 से 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो PA - PB होल स्क्वायर यह कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 36 और 3 का एलसीएम 36 होगा, 25 - 24, तो ये आ जाएगा 1/36, 25 तो यहां से हमें PA - PB आ गया 1/6। हमें चाहिए क्या, PA, और PA + PB कितना है 5/6, PA + PB है 5/6। तो ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 2PA हो जाएगा 1, 2PA हो जाएगा 1/6 + 5/6। तो वहां से हमें PA कितना आ जाएगा 1/2, PA कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, x = 0 एंड x = π। तो इसे करने के लिए पहले हम y = cos x का ग्राफ खींचते हैं। तो x = 0 एंड x = π, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। पाई पे वैल्यू इसका होगा, पाई पे ये पाई है, पाई पे इसका वैल्यू आता है -1 और 0 पे होता है 1। तो अगर हम देखें जो यहाँ एरिया है जिसका फाइंड करना है वो कौन सा एरिया है, वह यह एरिया है इधर। यहाँ ये π/2 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो जो शेडेड पार्ट है उसी की एरिया फाइंड करनी है। यहाँ जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = π, और यह जो y एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होगा, x = 0। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया यह हो जाएगी, देखिए आप इस कर्व के अंदर की एरिया तो दो पार्ट में बटा हुआ है। इधर जो एरिया है अबव x एक्सिस है और π/2 के बाद जो एरिया है वो बिलो x एक्सिस है। तो जो π/2 के बाद एरिया है इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा, इसका जो वैल्यू माइनस में आएगा क्योंकि बिलो x एक्सिस है। और एरिया को हम पॉजिटिव समझ के चलते हैं क्योंकि ये रीजन का मेजरमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 to π/2, ये cos x का ग्राफ है, y = cos x, तो यहाँ लिखते हैं cos x dx प्लस, अब यहाँ हमें मॉड में लेना होगा क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आना है वो निगेटिव में आना है। तो π/2 to π cos x dx। अब cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो ये हो गया sin x फ्रॉम 0 to π/2। यहां भी cos x का इंटीग्रल होगा sin x
फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई विद इन मॉड। अब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यहां से हमको वैल्यू क्या मिलना है 1, और यहाँ साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 0 माइनस वन आएगा मॉड में, तो प्लस हो जाएगा, मॉड से बाहर आते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square is equal to cube root of 1 plus dy by dx whole square। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये क्यूब रूट में है, तो क्यूब रूट में होने से कंफ्यूजन हो रहा है कि हम इसका ऑर्डर क्या कहें, ऑर्डर क्या कहें और डिग्री क्या कहें। तो इस क्यूब रूट को हटाया जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब करें तो उससे इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब हमें देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कुछ पावर है वह क्या हो जाएगा डिग्री। यहां एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y is equal to 3 रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ, किसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है इसका सॉल्यूशन। तो यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए तो यहां हो जाएगा dy by dx प्लस py होता है, तो -1 by x py इज इक्वल टू 3 by x। हमने हर एक टर्म को x से डिवाइड किया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, तो -1 by x dx, अब यह हो जाएगा -ln x, 1 by x का इंटीग्रल क्या होता है ln x, तो यहां से a आ जाएगा e टू द पावर ln 1 by x, -1 x का पावर होगा तो x का पावर -1 होगा, तो x का पावर -1 क्या होगा 1 by x, तो यह कितना आ गया 1 by x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू q क्या है 3 by x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का यहाँ x टू द पावर -2 प्लस 1 प्लस c, यहाँ आया y बाई x। तो यहाँ हो गया y बाई x इज इक्वल टू 3 -3 बाई x प्लस c। तो दोनों तरफ अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है y इज इक्वल टू cx -3, और यह किसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसी फॉर्मेट में है इसलिए ये हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस y by x। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी dy by dx प्लस py। तो अगर हम प्लस py करना चाहते हैं तो यहाँ तो हमें y by x मिल रहा है, तो y by x मिल रहा है
तो y बाई एक्स को हम उधर ले जाते हैं और y कॉमन कर लेते हैं, तो y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो यहां पर अगर हम देखें 1 का इंटीग्रल तो यह क्या होता है x और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल ln x। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं e टू द पावर x इन डिवाइडेड बाय e टू द पावर ln x, और यहां से e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर ln x। ये जो लॉग की प्रॉपर्टीज है e टू द पावर ln x का वैल्यू x हो जाएगा। तो यही हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ जो क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b स्क्वायर इज प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। कैसे होगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है ab sin थीटा n कैप, तो अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ab sin थीटा होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है ab cos थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ab cos थीटा ही होगा, क्योंकि यह स्केलर है और स्केलर का तो मैग्नीट्यूड वही होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दिया हुआ है, यहाँ जो a है यह क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है। a का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो यहां से b स्क्वायर हो जाता है 144 बाई 16, कैंसिल होकर के 9 आता है, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b चाहिए, तो यहाँ तो b का दोनों वैल्यू होगा, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है पॉजिटिव, तो b का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का वैल्यू या b का वैल्यू +3 होगा। यहाँ क्वेश्चन है लेट a be a square matrix of order 3 such that determinant of a is equal to 2, then find determinant of 5a। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के a इज इक्वल टू होता है k टू द पावर n into determinant of a where k is a real number and n is the order of a square matrix a। तो यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 5a लिखना है, तो यह क्या हो जाएगा 5 टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a क्या है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 2, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250। यहाँ क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kx डिवाइडेड बाय x, if -1 is less than or equal to x is less than 0, 2x plus 1 by x minus 1 if 0 is less than or equal to x is less than 1 is continuous at x is equal to 0, then find the value of k। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन f अगर किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूअस होता है तो उस फंक्शन का उस वैल्यू पे उस पॉइंट पे वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यह वैल्यू है और फंक्शन का वैल्यू यहाँ है एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 के अबाउट फंक्शन का अलग अलग वैल्यू है, लेस देन 0 के लिए fx यह है
और मोर देन 0 के लिए x मोर देन 0 के लिए यह है, इसलिए हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाई एक्स। अब f0 का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, x का जगह 0 रख दीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस 1, तो 1 बाई माइनस 1, तो 1 बाई माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ x की जगह 0 रखते हैं तो नीचे 0 आता है, ऊपर 1 माइनस 1, ये भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो 0 बाई 0 के फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। 0 बाई 0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। हालांकि इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, हम ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसके साइन को बदल देते हैं, प्लस करके जो आता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जो फॉर्म आया वह फ्री फ्रॉम इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। फिलहाल अभी एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर का डीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स, और फिर 1 प्लस के एक्स का डीसी क्या होगा, फिर यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, और 1 माइनस के एक्स का डीसी माइनस के हो जाएगा, और x का डीसी 1 हो जाएगा। अब इधर x की जगह जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 2 यहाँ k, और स्क्वायर रूट में 1, तो k बाई 2 यहाँ बचेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर यहाँ 0 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, तो प्लस k बाई 2, ये आ गया माइनस 1। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, k बाई 2 प्लस k बाई 2, तो k होगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर x dx। अब यहाँ सीधे नहीं पता चल रहा है, लेकिन यदि आप 1 प्लस e टू द पावर x को t पुट करके फिर dc निकालते हैं, e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, तो यहां से आपको dx क्या मिल जाता है, dt बाई e टू द पावर x, और e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1, e टू द पावर x को यहां से, इसलिए मेरा इंटीग्रल क्या हो जाता है 1 प्लस e टू द पावर x को t, और dx को 1 बाई, तो ये आ जाता है t माइनस 1 dt। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ऊपर में 1 लाना है, तो हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, हम उतना डिटेल में ना जा करके यहाँ लिख सकते हैं, हम ऊपर 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ t माइनस 1 लिखता हूँ और यहाँ माइनस 1 बाई t लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और t यहाँ आएगा और माइनस इतना होगा, माइनस t या प्लस 1, राइट। तो फाइनली ऊपर में 1 आ जाएगा। अब अगर आप इंटीग्रल लेते हैं तो इसका इंटीग्रल आता है ln mod t माइनस 1, और इसका आता है ln mod t, चाहे तो यहाँ प्लस ln c लिख दें क्योंकि ये दोनों ln में आया है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये t नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln mod c इंटू t माइनस 1। तो t का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x t माइनस 1 ना, तो t माइनस 1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, राइट, और डिवाइडेड बाई t। तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है e टू द पावर x प्लस 1। तो ये हमारा इंटीग्रल आया।